हेलो दोस्तों, हम बहुत ही करीब आ चुके हैं अपने सीए फाइनल नवंबर 2023 के एसएफएम एग्जामिनेशंस के पास। और इसी मुहिम में, इसी परसुएंस में हम लोग आज इस वीडियो में आईसीआई के द्वारा मॉक टेस्ट पेपर जो दिया गया है उसके कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको जरूर से देख के जाना चाहिए दोस्तों, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाएं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट इन द क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन है सर ये? तो मैंने कहा आइए एक बार रीड करते हैं और रीड करने के बाद ही सर हमें पता चलने वाला है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ये डील कर रहा है। ऑन 1 October 2021, Mr. P, an exporter, enters into a forward contract with XYZ Bank to sell US dollars of 5 lakh on December 2021 at rupees 75.40 rupees per dollar. However, due to the request of the importer, Mr. P received on what date? 28th November 2021. Now, Mr. P requested the bank to take the delivery of the remittance on 30th December 2021, that is before the due date. सर इतना पढ़ के हमें ये समझ में आ चुका है कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कैंसलेशन का क्वेश्चन है। और यहां पर भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन है, अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए क्या बोल रहा है ये हमसे करने के लिए। द इंटरबैंक रेट्स on 28th November 2021 were as follows. हमें स्पॉट रेट्स गिवन है। हमें कौन कौन से रेट्स गिवन है ये देख लेते हैं। स्पॉट रेट गिवन है हमें 75.22 एंड 75.27। इसका मतलब ये है कि जो भी बैंक होगा वो बाय करेगा इस रेट पे, सेल करने वाला है इस रेट पे, और इसी को हम बिड आस्क रेट कहते थे। और 1 मंथ का प्रीमियम भी हमको यहाँ पर गिवन है दोस्तों, 10/15, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या गया है, आइए फटाफट से देखते हैं। तो सर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इफ बैंक अग्रीज टू टेक अर्ली डिलीवरी then what will be the net inflow to Mr. P assuming that the prevailing prime lending rate is 18%, that is ये इंटरेस्ट रेट हमको दे दिया है यहाँ पर। तो अगर कोई भी नुकसान हुआ बैंक को तो ऑब्वियसली 18% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कस्टमर से ही चार्ज करेगा बैंक, ठीक है ना। कंसिडर 365 डेज और राउंड ऑफ फाइनल कैलकुलेशन इन रुपीज एंड नॉट इन पैसा। इसका मतलब है हमें पैसे में कोई भी आंसर देना ही नहीं है, ये साफ कर दिया है क्वेश्चन ने, ठीक है ना। चलिए मैंने कहा सर हमें किस बात का यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैंने कहा सर बात का जो ध्यान हमें देना है वो ये देना है कि सर क्योंकि मिस्टर पी एक एक्सपोर्टर है, इसका मतलब पी ने जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ऑफ डॉलर्स, और बैंक ने जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वो किया होगा बाय का। अब सर जिस दिन हम बैंक के पास जा रहे हैं अपनी अर्ली डिलीवरी की गुहार लेकर, उस दिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होगा और उसकी जगह स्वैप में बैंक एंटर करेगा। तो बैंक 2 जगह कैंसिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट। एक तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने कस्टमर से किया था, और एक जो हमने इंटर बैंक में भी अपने आप को हेज करने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो 2 जगह कैंसिल होंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसका कुछ लॉस होगा और उस वजह से हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये 2 बातें अगर आपने ध्यान दे दी तो ये क्वेश्चन आपसे बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर। मैंने कहा सर सबसे पहले क्या हुआ, मैंने कहा सर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कहा कि सर पी ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, बैंक ने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है ना। किस दिन? मैंने कहा सर जिस दिन सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा फाइनलाइज हुआ, जिस दिन हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट की फॉर अर्ली डिलीवरी, उस दिन बैंक ने सेल किया होगा इन ऑर्डर टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, और इंटर बैंक मार्केट में इस बाइंग पोजीशन को हेज करने के लिए सेल किया होगा, तो इसके भी ऑपोजिट में बाय करेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम निकालेंगे स्वैप डिफरेंस। स्वैप डिफरेंस बैंक सेल करेगा तो हमने सेल किया है एट द स्पॉट रेट, ठीक है ना, 75.22, और बाय करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को फॉर 1 मंथ फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर क्योंकि हम नवंबर पे आए थे तो 1 महीने फॉरवर्ड का प्रीमियम डालकर हम लोग इसको
क्या कर लेंगे, मैंने कहा सर बाय कर लेंगे। और बाय हमें कौन से रेट पे करना पड़ेगा, मैंने सर क्योंकि हम बाय कर रहे हैं और इंटर बैंक मार्केट में जो सेल कर रहा होगा वो रेट प्रिवेल करेगा, तो इसलिए हम लोग यहां पर सेलिंग वाला रेट ही लेने वाले हैं इंटर बैंक के हिसाब से, ठीक है ना। यहीं पर बच्चे ज्यादातर गलतियां कर देते हैं, इसी जहां बच्चे गलतियां करते हैं। और यहां आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बैंक बाय कर रहा है अगर इंटर बैंक मार्केट में, तो दूसरी कोई अथॉरिटी इसको सेल कर रहा होगा और सेल करने वाले का ही रेट प्रिवेल करता है, इसलिए हम लोग यहां पर यही वाला रेट लगाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने यहां पर रेट को सेलेक्ट करने में गलती कर दी तो यहां पर सारा काम खराब हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास क्या, 0.2, ठीक है ना। और 5 लाख डॉलर्स पे अगर रुपीज 0.2 पर डॉलर है तो इंटू रुपीज 0.2 पर डॉलर, तो मैंने सर ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज का लॉस, ठीक है ना। चलिए इसके आगे मैंने सर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स है ये कैसे निकला, मैंने कहा सर ऑब्वियस ही बात है, बैंक ने सेल किया था 75.22 पे और बैंक ने खरीदा किस रेट पे था, सर वो तो ऑलरेडी अग्रीड था हमारे क्वेश्चन में, ऑलरेडी अग्रीड था इस क्वेश्चन में 75.40, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर इन दोनों का जो नुकसान हुआ उस पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 लाख डॉलर पे रुपीज 18 पर डॉलर के हिसाब से 31 दिन का इंटरेस्ट मुझे भरना पड़ेगा। 1376 रुपए का एक ये लॉस कस्टमर बियर करेगा और एक ये वाला लॉस कस्टमर को बियर करना होगा, ठीक है ना। चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी में हमारे दोनों जो चीजें हैं ये दोनों हमारी टोटल कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये लॉस टू कस्टमर होगा क्योंकि उसने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है, अग्रीमेंट को तोड़ा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की गुस्ताखी करी है और उस गुस्ताखी का जो लॉस भरपाई है वो कितना है, 1,01,376 रुपए, ठीक है ना। और ये हमारे इनफ्लो से नेट हो जाएगा, तो बैंक हमें नेट में कितना देगी रुपीस, तो डॉलर को हमने सेल किया और रुपी को जब हमने लिया तो रुपी का नेट इनफ्लो हमें कितना पड़ेगा 375,98,624, ठीक है ना। चलिए और इस छोटी सी कैलकुलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, सर आपको इस छोटी सी कैलकुलेशन के मिल जाएंगे 10 नंबर, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों फटाफट से देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। तो सर एमटीपी के क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं और ये बहुत ही सरल 8 नंबर हमको दिख रहे हैं, तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि कहां कहां फ्री के नंबर आईसीआई दे सकता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखेंगे कौन से टॉपिक से रिलेट करता है और इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आइए तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज द की टू डू द क्वेश्चन करेक्टली। Calculate the justified price of 3 months ABC futures if ABC face value of share is what 10 rupees। क्या ये हमारे लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को करने के लिए, मैंने कहा नहीं सर, ठीक है ना। Which quotes at rupees 450 on NSE and 1 month borrowing rate is given as 12% per annum and the expected dividend is 20% पेबल बिफोर एक्सपायरी। इसका मतलब है कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले, मतलब क्या होने के पहले, मैंने कहा सर एक्सपायर होने से पहले ही हमें ये डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर अगर हम इतनी ही बात पे अपना डिस्कशन करें तो कुछ ऐसी बात है कि सर स्टॉक होने के क्या फायदे क्या नुकसान। सर फायदा एक ये है कि डिविडेंड मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि सर 450 रुपए मुझे रखने पड़ेंगे और अगर मेरे पास नहीं होंगे तो मुझे कहीं से उधार लेना पड़ेगा 12% पे। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द शेयर को मुझे आज ही अरेंज करना पड़ेगा और इसमें मुझे इंटरेस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मैंने सर सिंपल सी बात क्या है कि फ्यूचर्स का प्राइस होगा इक्वल्स टू स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस द डिविडेंड, ठीक है ना। तो जो बेनिफिट है स्टॉक के होने का उसको हटा दीजिए और जो डिसएडवांटेज है स्टॉक को खरीदने का उसको ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स में वो डिसएडवांटेज नहीं मिलता है और जो एडवांटेज है वो मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर इसके आगे क्या बोला है, इसके आगे क्वेश्चन ने ये भी कहा है हमसे कि ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट इज देयर एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इफ देयर 3 month फ्यूचर्स प्राइस कोट्स एट रुपीज 470। अगर 3 महीने का जो फ्यूचर है वो मार्केट में एक्चुअली ट्रेड कर रहा है किस दाम पे, तो मैंने कहा सर एट 470, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस है ये, तो हम इससे थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस निकालते हैं और कंपेयर करते हैं और फिर बताएंगे कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी,
ठीक है ना। तो इतने छोटे से क्वेश्चन का फ्री के 8 नंबर, ठीक है ना। आइए, तो मैंने कहा सर हमें 2B के सोल्यूशन पे चलना है फटाफट से, और हमें बात करनी है किस बारे में, तो मैंने कहा सर हमें बात करनी है फ्यूचर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, तो मैंने कहा सर फ्यूचर्स प्राइस इक्वल्स टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस डिविडेंड। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें हम सिंपल से कैलकुलेशन के बेसिस पर हम निकाल लेंगे, क्या आ रहा है 461.50। अब क्योंकि ये 461.50 आ चुका है, तो मैं बड़ी सिंपल सी बात इतनी सी कहूंगा कि क्योंकि थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस कम है और जो इसका एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस है वो ज्यादा है, तो मैंने कहा सर हमेशा ओवर वैल्यूड चीजों को हम बेचना चाहते हैं। तो हमने कहा कि सर क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स इज लेस देन द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, इट इज एडवाइज्ड टू सेल। तो हमें सेल करना है फ्यूचर्स। सेल कब करते हैं, तो मैंने कहा सर सेल तब करते हैं जब हमें फ्यूचर्स में इस बात का डर हो कि प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट गिरने लगेगा, ठीक है ना, और उसके लिए हमें खरीदना पड़ेगा स्टॉक। तो आइए, मैंने कहा सर आर्बिट्राजर विल बाय एबीसी स्टॉक एट 450, जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है ना। 12% का खर्चा लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 महीने का है ना। तो मैंने सर कितना आ जाएगा ये 3 महीने का कॉस्ट, 13.5 रुपए, ठीक है ना। ये हो गया टोटल आउटफ्लो। 450 रुपए का शेयर खरीदने के लिए मुझे 13.5 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए मेरी आ गई टोटल आउटफ्लोस। अब मैंने कहा सर जब हम फ्यूचर्स को सेल करेंगे तो मुझे फ्यूचर्स में सेल करते वक्त डिलीवरी करनी है, ठीक है ना। तो सर अगर तो मैंने फ्यूचर्स बाय किया होता तो मैं फ्यूचर सेल करके राउंड ऑफ कर देता अपने कॉन्ट्रैक्ट को, या मैंने फ्यूचर सेल किया है तो मैं फ्यूचर्स बाय करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर देता। बट क्योंकि मेरे पास यहां पर एक्चुअल स्टॉक अवेलेबल है, मैंने आर्बिट्राज को सेटअप करने के लिए खरीदा है एबीसी स्टॉक एट 450, तो वो डिलीवरी के लिए मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा सर अब क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं, 470 रुपीज मिलेंगे क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मैं इतने का शेयर आपको दूंगा, ठीक है ना, जिसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी है 463.5 ओनली। और तो और सर फ्यूचर्स के एक्सपायरी से पहले ही वहां पर लिखा था कि डिविडेंड भी मिलेगा मुझे 2 रुपए का, ठीक है ना, दैट इज 10 रुपीज इंटू 20%, ठीक है ना। तो 2 रुपए का ही मिला, तो 472 रुपीज मिले, 463.5 गए, तो मैंने कहा टोटल आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना हो गया 8.5, ठीक है ना, 8.5 हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बट जनरली बच्चे गड़बड़ कराते हैं क्लैरिटी ना होने के कारण, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक और इंपॉर्टेंट डिस्कस हमने कर लिया है क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैंने सर क्वेश्चन नंबर बी हम करने जा रहे हैं। आइए इसको फटाफट से हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने सर ये हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। आइए पढ़ते हैं इसको। लिखा है मिस्टर ए इज हैविंग 500 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विच हैज शोन इट्स per unit NAV of 9.75 and 12.35 at the beginning and at the end of the year respectively, ठीक है ना। The mutual fund has given 2 options. क्या क्या options given है, receive a payment of 1.25 per unit as a dividend and 0.8 per unit as capital gains, or reinvest of these distributions at an average NAV of 11.05 per unit. Evaluate the difference it would make in terms of return available and which option is preferable. देखिए दोस्तों, यहां पर लैंग्वेज पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप लैंग्वेज से हटकर आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहां पर जो डिफरेंस हमें क्रिएट करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न करना है, मतलब हमें दोनों ही ऑप्शंस में रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना, 1 साल का, ठीक है। और इन दोनों रिटर्न्स को हमें कंपेयर करके बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल होगा मिस्टर ए के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट अलग तरीके से लिखा गया क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ सकती है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है ना। तो आइए मैंने सर हम लोग चलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि सर इसका आंसर कैसे करना है अपने को। मैंने कहा सर सबसे पहले हम लोगों को ये चेक कर लेना चाहिए कि पूरे साल भर का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने कहा सर अगर चेंज इन प्राइस दैट इज कैपिटल अप्रिसिएशन ये भी है और ये भी है, ठीक है ना,
ये कैपिटल गेन्स है और ये है मेरे एनएवी के कैपिटल अप्रिसिएशन। 9.75 के एनएवी से बढ़कर मेरे एक यूनिट की एनएवी कितनी हो गई है, 12.35। तो इसका मतलब ये 2.6 मुझे मिला होगा अगर मैं साल के अंत में अपने सारे 500 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड सेल ऑफ कर देता हूं तो। इसके बाद मुझे डिविडेंड मिला है 1.25 का और क्वेश्चन में हमें कैपिटल गेन्स कितना है ये तो दिया ही हुआ है। इसका मतलब टोटल रिटर्न मुझे मिला है 4.65 का। और अगर मैं कहूं कि एक यूनिट को मैंने 9.75 पे ही खरीदा था, या फिर मैं ऐसा कहूं कि फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिला के मुझे टोटल आ रहा है 4.65 एंड इसको डिवाइड करना है मुझे P0 से, दैट इज 9.75 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो रिटर्न मेरा अंडर ऑप्शन 1 आ रहा है 47.69%। ठीक है ना, तो ये तो हो गया 1। अब हम करते हैं 2। मैंने सर 2 में क्या कर रहा था, 2 में इन्होंने बोला था कि जितना भी आपने कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है फ्रॉम 12.35 9.75, ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा था। मैंने कहा सर ये कितना आ रहा था, मैंने सर ये आ रहा था मेरे पास 2.6। अब इसको छोड़ दो, इसकी बात मत करो। जितना आपको डिस्ट्रीब्यूशन हम कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे, मैंने सर आपको ये देंगे 1.25 और 0.8 देंगे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एवरेज 11.05 के रेट पर, एनएवी के 11.05 के रेट पर हम आपको क्या दे देंगे, यूनिट्स और दे देंगे। तो पहले तो आपके पास 500 यूनिट होती, अब आपके पास बढ़ जाएंगी यूनिट्स। कितनी बढ़ जाएंगी यही कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, तो 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन थे, एक था डिविडेंड और एक था कैपिटल गेन। तो ये था टोटल 2.05 का। अब 2.05 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने नंबर ऑफ यूनिट से। तो मैंने सर 500 यूनिट्स थे मेरे पास, तो मुझे 1025 रुपए का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता। म्यूचुअल फंड कह रहा है कि इस रेट पर 11.05 पे मैं आपको 92.76 यूनिट्स और दे देता हूं। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई, 592.76। ठीक है ना। अच्छा सर अगर हम ऐसे समझें कि साल के अंत में, ठीक है ना, मेरे पास 592.76 यूनिट्स हैं, जिसका एक यूनिट का रेट कितना है, तो मैंने कहा सर मेरे पास एक यूनिट का रेट था 12.35। ठीक है ना, ये निकाल लीजिए। और साल की शुरुआत में 500 यूनिट्स थे एट 9.75, ये निकाल लीजिए। इन दोनों के डिफरेंस पे इन्वेस्टेड अमाउंट के बेसिस पर हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर रिटर्न बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें तो कोई भी इशू है ही नहीं। मैंने कहा हाँ सर इतना ही करना है। तो हमने कहा कि सर वैल्यू ऑफ 592.76 कितना हो जाएगा, 732.059 और इनिशियल कितना अमाउंट था 4875। तो मैंने कहा सर इन दोनों के बीच का होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड और इसका परसेंटेज में रिटर्न, तो 50.17 जो कि ऑप्शन नंबर 1 से ज्यादा आ रहा है। तो हम कह देंगे अपने कंक्लूजन में, ये अगर आपने नहीं दिया तो गए नंबर। ठीक है ना, ये अगर आपने नहीं दिया तो जाएंगे नंबर, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल है, तो बताना है कि सर ऑप्शन नंबर 2 बेहतर होने वाला है क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है ना। चलिए आइए फटाफट से हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ठीक है ना, आइए देखते हैं सर इसमें हमें क्या बातें कही गई हैं और हमें क्या क्या समझना है। MN Limited is engaged in large retail business in India. It is contemplating for expansion into a country of Africa by acquiring group of stores having same line of operations as that of India. तो बिजनेस रिस्क नहीं होने वाला है यहां पर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सर जो काम हम इंडिया में कर रहे हैं वही काम हम अफ्रीका में कर रहे हैं। सर ऐसा अगर आप सोचते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका की इकोनॉमी या इकोनॉमिक कंडीशंस और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस of doing the same business can be different, and hence therefore there will be some business risk as well as the financial risk. ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर इस बात को हमें ध्यान रखना है। सर ये हालांकि क्वेश्चन के अंदर काम नहीं आएगा, बट हमारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की तरफ से या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं।
सर इसके बाद द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी of the proposed African country is extremely volatile. The rate of inflation is presently 30% a year, whereas inflation in India is only 10% per year. ठीक है ना? Management of MN Limited expects that these rates likely to continue for the foreseeable future. ठीक है ना? तो ये continue होने वाले हैं in the foreseeable future. आगे चलते हैं. Estimated projected cash flows in real terms in India as well as in African country for the first 3 years of the project are as follows. तो हमें गिवन है, ठीक है ना. तो मैंने कहा सर इंडिया में रहेंगे तो हमारे पास कैश फ्लोज कुछ इस प्रकार होने वाले हैं. क्या क्या है वो? मैंने सर ईयर 0 में 1 लाख रुपीज का आउटफ्लो है, वहीं ईयर 1 में भी नेगेटिव आउटफ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो. ठीक है ना. चलिए मैंने सर अगर हम अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका वाला जो बिजनेस है वो हमें पहले ही साल अफ्रीकन रैंड्स में मुझे 4 लाख अफ्रीकन रैंड्स का आउटफ्लो है, बट पहले साल से शुरू हो जाएगा मुझे पॉजिटिव कैश फ्लो. ठीक है ना. तो 1 लाख 1,40,000 1,80,000 का पॉजिटिव कैश फ्लो हमें दिख रहा है फर्स्ट 3 इयर्स में. इसके आगे इन्होंने ये भी बोला कि अज्यूम कर रही है एमएन लिमिटेड दैट ईयर 3 नॉमिनल कैश फ्लो, बट सर ये तो हमें रियल कैश फ्लोज दिए हुए थे. तो मैंने कहा सर इसका मतलब है, ये हिंट है क्वेश्चन के अंदर कि आपको इन रियल कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द नॉमिनल कैश फ्लोज. ठीक है ना. और यही थर्ड ईयर वाला जो नॉमिनल कैश फ्लो आएगा, इट विल कंटिन्यू टू बी अर्नड ईच ईयर इनडेफिनेटली हम इसको अर्न करने वाले हैं. इट evaluates all investments using nominal cash flows and a nominal discounting rate. The present exchange rate is African rand 6 to rupees 1. That means अगर हम इसको अपने स्टाइल ऑफ कोटिंग के हिसाब से लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने सर AR6 पर रुपी. ठीक है ना. तो इसमें ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा हमारा B. ठीक है ना. चलिए तो हमने कहा सर इतनी बात हम लोग को यहां पर समझ में आ चुकी है. अब हमें करना क्या है? मैंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग अफ्रीकन रैंड कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू रुपीज एंड डिस्काउंटेड एट अ RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट. ठीक है ना. ऑल कैश फ्लोज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स विल बी डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 20% टू रिफ्लेक्ट इट्स हाई रिस्क एंड पीवी फैक्टर हमको 20% का गिवन है. तो हम जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन हमें पीवी फैक्टर देता है वो ही हमें यूज करना है और कोई पीवी फैक्टर हमें यूज नहीं करना होता. ठीक है ना. चलिए तो फटाफट से हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों. सोल्यूशन हमें देखना है. सर सबसे पहले हमें यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि इन्फ्लेशन अगर हमें दिया हुआ है और अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट्स डिटरमाइन करने हैं फ्यूचर के, क्योंकि सर आज का तो पता है, आज का है AR6/1 रुपी, बट पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का कैसे निकालेंगे? तो मैंने सर इस दोनों को यूज करके एक थ्योरी हमने पढ़ी है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. ठीक है ना. तो यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण यहां पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट पैरिटी ले लिया है, तो हमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं, यहां पर हमें परचेजिंग पावर पैरिटी यूज करना है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी ही इन्फ्लेशन के बेसिस पर फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. ठीक है ना. तो सर फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा सर आइए इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं. तो एज पर PPPT वी नो दैट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन द फ्यूचर डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इक्वल्स टू 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ कंट्री A डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ कंट्री B, जिसमें A और B कौन सी कंट्री है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है. अफ्रीका हो गई A और रुपीज जो इंडिया की करेंसी है दैट मीन्स इंडिया हो गई B. ठीक है ना. चलिए तो मैंने कहा सर यहां तक हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सचेंज रेट्स. ठीक है ना. तो मैंने सर सबसे पहले ईयर 0 का तो दिया ही हुआ है, T0 का है ना, T1 का निकालना है. तो मैंने सर T1 का तो बहुत ही सिंपल है. अगर मैंने कहा सर 6 × 1.3 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.09. सर इसी के बाद हमने इसकी पावर स्क्वायर कर दी अगर, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8.38. अब चेक करके देख लेते हैं. तो मैंने सर 6 × 1.3 × 1.3 डिवाइडेड बाय व्हाट 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1. तो मैंने सर हमारे पास आंसर आ गया 838. अब यहां पर थर्ड ईयर के लिए अगर हम इसको स्क्वायर की जगह क्यूब कर देते हैं तो मैंने सर मेरे पास फिर से आंसर
दिखता हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना, दैट इज कमिंग आउट टू बी 9.9, ठीक है ना। यहां तक कर लेने के बाद सर हमें अपने कैश फ्लोज लिखने हैं, तो रियल कैश फ्लोज हमें लिखने हैं, बट हमें चाहिए कौन से, नॉमिनल। तो मैंने सर नॉमिनल का मतलब क्या होता है, सर अगर आप इक्वेशन पे जाइए, इक्वेशन पे जाएंगे तो मैंने सर वी नो दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना। तो अगर हमें रियल कैश फ्लोज दिए हुए हैं और इसमें हम सिर्फ इन्फ्लेशन का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने कहा सर हमारे पास नॉमिनल कैश फ्लोज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए करके देखते हैं। तो मैंने कहा सर सबसे पहले हमने कहा ये रुपीज वाले हैं और यहां पर इन्फ्लेशन लगने वाला है 10% का, तो सर T0 का कैश फ्लो तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि यहां पर कोई भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हमें नहीं पड़ेगा। बट पहले साल में 3000 बन जाएगा, 3000 इंटू 1.1 दैट इज 3300, ठीक है ना। इसके बाद 4000 इंटू 1.1 का स्क्वायर बन जाएगा 4840 और 5000 का कैश आउटफ्लो इंटू 1.10 का क्यूब बन जाएगा 6655, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारे के सारे नॉमिनल कैश फ्लोज आ गए। अब आती है अफ्रीका की बारी। तो अफ्रीका के रियल कैश फ्लोज को अभी हमें नॉमिनल कैश फ्लोज में बदलना है और यहां पर एप्लीकेबल इन्फ्लेशन रेट था 30%, तो T0 का तो सेम ही रहने वाला है, यहां पर इंटू 1.3 कर देंगे तो आ जाएगा 1,30,000। इसके बाद इंटू 1.30 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 236,600। इसके बाद इंटू 1.30 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 395,460, ठीक है ना। चलिए तो ये दोनों आ गए। मैंने कहा सर अब इस अफ्रीका रैंड वाले कैश फ्लोज को मुझे क्या करना है, सर अपने रुपीज में कन्वर्ट करना है और उसके लिए मैंने कहा सर एक्सचेंज रेट तो हमने एप्लीकेबल जो होगा वो निकाल लिया है। मैंने कहा सर सिंपल है। अच्छा सिंपल में भी क्या है, मैंने सर सिंपल में भी ये है कि हमें यहां पर अपने स्टेप्स ऑफ कन्वर्टिंग द फॉरेन करेंसी इनटू होम करेंसी वाली बात ध्यान रखनी है। मैंने सर स्टेप 1 में देखना है कि रेट आखिरकार दिया कौन सी करेंसी का है, तो मैंने सर रुपीस का रेट दिया हुआ है, ठीक है ना सर। इसके बाद हमें कन्वर्ट करना क्या है, अफ्रीकन रैंड को हमें कन्वर्ट करना है रुपीस में, और क्योंकि स्टेप 3 कहता है कि अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 मैच करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, एल्स हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना, इफ स्टेप 1 इज इक्वल टू स्टेप 2। बट अगर डिवाइड करना है तो उसकी कंडीशन क्या है, तो मैंने कहा सर स्टेप 1 शुड नॉट बी इक्वल टू स्टेप 2। क्यों, क्योंकि सर सेम करेंसी नहीं है, अगर सेम करेंसी होती तो बात हम करते। और यहां पर हमें स्टेप 4 में बिडास का रेट लेना होता है, बट यहां पर हमें बिडास का कोई भी प्रॉब्लम नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो स्टेप 3 में हमें समझ में आ गया कि सर हमें करना है डिवाइड, ठीक है। तो आइए मैंने सर एप्लीकेबल कैश फ्लोज को एप्लीकेबल रेट से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा मेरे पास कितना, 66,667, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 1,30,000 है, तो 1,30,000 को हमें डिवाइड करना है 7.09 से। तो आइए सर एक बार चेक भी कर लेते हैं सही आ रहा है क्या। तो मैंने कहा सर हाँ 18,336, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैंने कहा सर हमारे पास और कौन सा कैश फ्लो है, नेक्स्ट सेकेंड ईयर का कैश फ्लो है हमारे पास 1,40,000, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। नहीं सर हमें इसको नहीं करना, हमें तो नॉमिनल कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना है। हाँ सर ये बात ध्यान रखेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, अगर आपने रियल कैश फ्लोज को कन्वर्ट कर दिया तो मैंने सर आपको बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 236,600 को हमें डिवाइड करना है 8.388 से। तो आइए देख लेते हैं 236,600 डिवाइडेड बाय 8.38, आंसर आ जाएगा कितना 28,234। सिमिलरली 395,460 को हमें डिवाइड करना है 9.9 से, है ना, 9.9 से डिवाइड करना है, तो मैंने सर आंसर आ जाएगा 39945, ठीक है। अब इन इंडियन रुपीज वाले कैश फ्लोज को हमें अपने नॉमिनल कैश फ्लोज से ऐड करना है, तो दिस प्लस करना है हमें दिस, ठीक है ना। चलिए तो मैंने सर इसको ऐड करके लिख लेते हैं। तो सर आउटफ्लो तो प्लस होकर टोटल हो जाएगा नेगेटिव में, और बाकी सारे कैश फ्लोज हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैंने सर पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों यहां पर आपको एक चीज जरूर से याद रखनी है, और क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं इसलिए मैं आपको बार बार इस बात का ध्यान दिला रहा हूं। सर क्या ध्यान दिला रहे हैं, मैंने कहा सर क्वेश्चन में लिखा था कि नॉमिनल कैश फ्लो जो थर्ड ईयर वाला है वो इनडेफिनेटली कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारे पास कैश फ्लो आ चुका है कौन सा वाला आएगा दोस्तों, मैंने कहा सर हमारे पास आएगा ये वाला, जो ये नेट कैश फ्लो है, ठीक है ना, थर्ड ईयर में
जिसमें अफ्रीका वाले कैश फ्लोज हैं नॉमिनल कैश फ्लोज, और इंडिया वाले कैश फ्लोज भी हैं जिनको हमने नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया था। इसका मतलब अगर मैं सिंपली ये कहूं, दैट मीन्स दिस कैश फ्लो विच इज इन रुपीज ऑलरेडी बट नॉमिनल कैश फ्लोज प्लस द कन्वर्टेड अफ्रीकन कैश फ्लोज अंडर द नॉमिनल बेसिस, ठीक है ना। तो मैंने सर 180 को पहले हमने कन्वर्ट किया इसमें 395460 में, और इसको जब हमने 9.90 से डिवाइड किया तो आंसर आया 39945, और इसको जोड़ने के बाद 6655 को जोड़ने के बाद मैंने कहा सर मेरे पास नेट कैश फ्लो आया है कितना, 33290, और ये वाला कैश फ्लो हमें जिंदगी भर तक मिलता रहेगा। तो इसका टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होगा। तो टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया मैंने, सर इसको हमने A बाय आई से ही हम परपीचुअल कैश फ्लोज का वैल्यू निकालते हैं, बट क्योंकि ये T3 पे निकल कर आएगी वैल्यू, इसको हमें डिस्काउंट करना है सो दैट हम T0 पे ले जा सकें इसको, और T3 का पीवी फैक्टर हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.579। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर हमारे पास आ गया है, दैट इज 96375। तो मैंने कहा सर क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू सारी यहां पे निकाल ली है तो इसका टोटल ले लेंगे जो कि आ रहा है -118632, और प्लस इसमें कर देंगे हम अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू दैट इज 96375, एंड हेंस वी कैन से द नेगेटिव एनपीवी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 22257, ठीक है ना। तो क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए वी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और ये कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए मैंने सर हमने ये कर लिया है क्वेश्चन अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैंने कहा सर 4A। अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, अ म्यूचुअल फंड मेड एन इशू ऑफ 5 लाख यूनिट्स of ₹10 each on 1st January 2020. No entry load was charged. It made the following investments. तो हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में, इक्विटी शेयर्स में एंड 10% डिबेंचर्स में, ठीक है ना। आइए आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड्स ऑफ 6 लाख वर रिसीव्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स. Interest on all types of debt securities was received as and when due. तो मैंने कहा सर यहां पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। At the end of the year, equity share and 10% debentures were quoted at 175% and 90% respectively of the face value. Other investments were valued at par. Find out the NAV per unit given that the operating expenses paid during the year amounted to 2,50,000. Also find out the NAV if the mutual fund had distributed a dividend of 0.8 per unit, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर्स। तो हमें 2 केसेस में एनएवी निकाल के बतानी है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट पता नहीं क्यों बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलतियां कर देते हैं, एंड देयरफॉर आई हैव ट्रीटेड दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर द मॉक टेस्ट, क्योंकि इस बार मॉक टेस्ट में हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से 2 क्वेश्चन उठ के आए हैं एक ही टेस्ट सीरीज में। हो सकता है कि आईसीआई का जोर म्यूचुअल फंड पे ज्यादा हो, ठीक है ना। चलिए तो मैंने सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने सर बहुत ही सिंपल है, आइए देख लेते हैं। सर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे कितना बचा था। मैंने सर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी, तो हमने पहले ये देखना है कि हमने रेस कितना किया था। तो सर हमने 5 लाख यूनिट और एक यूनिट को 10 रुपए पर यूनिट पे किया था, तो मैंने कहा सर 50 लाख हमने टोटल इशू किया था, रेस किया था। इसमें से माइनस कर दें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास 1 लाख रुपए आज की डेट में बचा होगा, ठीक है ना। आइए तो मैंने सर ये 1 लाख रुपए आ गया। इसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ 6 लाख का, और जिन जिन चीजों पे इंटरेस्ट हमें मिलना था वो हमने यहां पर लिख लिया। कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कहा ये 7% ऑफ 4 लाख 28,000। आइए इसके आगे 2,50,000 का 9%, तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 22,500 लीजिए दोस्तों। इसके बाद हमने कहा कि 2,50,000 पे 10% दैट इज 25,000, तो मैंने कहा सर ये 25,000 आ गया। तो ये तो हो गई मेरी टोटल इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम, तो ये हो गई 775। इसका मतलब है कि इस 1 लाख में मेरा ये पैसा जुड़ चुका है, ठीक है ना। अच्छा सर इसमें से मैंने वो भी तो पे किया सर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने कहा सर 2.5 लाख रुपए पे कर दिए। तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कैश बैलेंस बचा है 5,25,500 का,
अब मैंने सर हम अदर एसेट्स की बात करते हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें जो मेरे इक्विटी शेयर्स थे वो एट द रेट 175% कोट हुए हैं, और जो मेरे डिबेंचर्स थे, एक कौन से डिबेंचर्स, तो मैंने कहा सर हमारे पास एक 10% डिबेंचर्स थे, ये वाले, वो हमारे 90% पे कोट हुए हैं। इसका मतलब है कि सर जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई है, ठीक है ना। तो आइए, मैंने सर कैश बैलेंस है मेरे पास 5,25,500 का, इसमें जो मेरे इक्विटी शेयर्स थे इनको मैंने खरीदा कितने पे था, तो सर इनकी बाइंग कॉस्ट बताई हुई है 160। तो मैंने सर आइए, मैंने कहा सर अब कितना हो जाएगा 175। सर मार्केट प्राइस का 175% लेते हैं क्या? मैंने कहा दोस्तों यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे, लिखा है कोटेड एट 175%। इसका मतलब कि अगर उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपए, इसका 175% पे कोट हो रखा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर इसका मतलब ये हो जाएगा 175 ईच, इसका मतलब हर शेयर 15 रुपए से बढ़ चुका है साल भर में। मैंने कहा इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 4375। अब इसी तरह जो 10% डिबेंचर्स थे वो 90% पे कोट हो रखे हैं। सर सेम लॉजिक, फेस वैल्यू का 90%, है ना। तो मैंने सर डिबेंचर्स का तो फेस वैल्यू होता ही 100 है, तो मैंने सर ये 100 का फेस वैल्यू होगा, नहीं भी दिया हुआ है तो, और इसको हमें 90 पे कोट करना है। तो मैंने सर 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90% इंटू 90 कर देंगे तो आ जाएगा 225,000, या फिर इसका शॉर्टकट है 2,50,000 का ही डायरेक्टली 90% ले लेते हैं तो भी 2,25,000 आ जाएगा। तो मैंने सर ये आ गया, और बाकी तो हमें सिर्फ वैल्यूज उठा के कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पर। तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे और इसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना 11.55, ठीक है ना। अब मैंने सर अगर हमने डिविडेंड बांटा होता तो हर यूनिट पे, कितने यूनिट पे, 5 लाख पे रुपीज 0.8 पर यूनिट के बेसिस पर, 0.8 के बेसिस पर मुझे क्या हो जाता, मैंने कहा सर मेरा कैश कम हो जाता, इतने से कैश कम हो जाता। कितने से कैश, 5 लाख इंटू 0.8, तो मैंने सर मेरा 4 लाख का कैश कम हो जाता, ठीक है ना, इतना पैसा मेरे पास कम हो जाता। तो मेरे टोटल एसेट्स में से ये 4 लाख रुपए कम हो जाते, तो मैंने सर 53,75,500 मेरे पास बचता, नंबर ऑफ यूनिट सेम रहते और एनएवी पर यूनिट निकल के आ जाता 10.75, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। सर लैंग्वेज के साथ अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका इजी से इजी क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि सर बड़े क्वेश्चन तो हमेशा बहुत ज्यादा आसान होते हैं, छोटे ही क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है ना। चलिए सर, लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन 2 स्टॉक्स फॉर particular market returns are given in the following table। मार्केट रिटर्न अगर 10.5% है तो अग्रेसिव स्टॉक 6% का रिटर्न देगा और डिफेंसिव स्टॉक देगा 13.5% का रिटर्न, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद अगर मार्केट का रिटर्न 37.5 है तो इस केस में अग्रेसिव स्टॉक देगा 60% का रिटर्न और डिफेंसिव देगा कितना, महज 27%, ठीक है ना। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीटास ऑफ द 2 स्टॉक। चलिए इसके आगे, सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 10.5 एंड 37.5। इसका मतलब 0.5% प्रोबेबिलिटी है या 50% प्रोबेबिलिटी है कि 10.5 होगा रिटर्न मार्केट का, या फिर 37.5, ठीक है ना। तो आई थिंक इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों, मैंने सर आरई निकालने के लिए हमें आरएम चाहिए होता है और ये हमें वेटेड एवरेज आरएम दे देगा। सर बीटा हम निकाल ही चुके हैं अपने दोनों स्टॉक का अलग अलग पार्ट नंबर 1 में, ठीक है ना। आरएफ, सर आरएफ क्या है, सर आरएफ तो दिया ही नहीं हुआ है। सर इसका मतलब ये है कि आरएफ हमें थर्ड पार्ट में गिवन है, दैट इज 11.25, ठीक है ना। 11.25 हमें आरएफ गिवन है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सर क्या हम इस बात का रिस्क लें कि ये थर्ड पार्ट की इंफॉर्मेशन हम सेकेंड पार्ट में यूज कर लें। सर क्या कोई और तरीका निकल सकता है बिना आरएफ को यूज किए निकालने का? क्या, मैंने कहा सर एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो मैंने कहा सर आइए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, यहां पर हमें एसएमएल की इक्वेशन बतानी है। अगर आरएफ है 11.25 और मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 10.5 एंड 37.5 और अल्फा ऑफ द 2 स्टॉक निकालना है, ठीक है ना, अल्फा ऑफ द 2 स्टॉक निकालना है। चलिए आइए कैसे करना है इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सर हमने
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक लाइन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन में हम कैरेक्टरिस्टिक लाइन का यूज करते हुए दोनों स्टॉक्स की एक इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए फटाफट से चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने कहा सर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, तो बीटा ऑफ द स्टॉक क्या होगा। मैं सर बीटा आखिरकार होता क्या है, तो मैंने सर बीटा इज परसेंटेज चेंज इन स्टॉक फॉर पर यूनिट चेंज, या फिर मैं कहूं 1% चेंज इन द मार्केट रिटर्न, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने कहा सर क्वेश्चन में हमको ये चेंज गिवन है मार्केट रिटर्न में, और अग्रेसिव स्टॉक में कितना चेंज आएगा और डिफेंसिव स्टॉक में कितना चेंज आएगा ये दिया हुआ है। अगर हम इसी डेटा को यूज करके बीटा निकालना चाहें तो कैसे करेंगे। मैंने कहा देखिए सर चेंज हो रहा है स्टॉक, ठीक है ना, फॉर पर यूनिट चेंज इन द आरएम, तो बीटा आ जाएगा 2, ठीक है ना। सर ये बाय मेयर डेफिनेशन निकाला है हम लोगों ने बीटा, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर क्या है, मैंने कहा सर स्टॉक का वेरिएशन फॉर पर यूनिट चेंज इन द मार्केट रिटर्न 0.5 बीटा, ठीक है ना। हालांकि इसको हम लोग निकाल सकते थे कैरेक्टरिस्टिक लाइन से भी, जैसा मैंने कहा था कि सर हम जानते हैं कि रिटर्न दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आरएम, ठीक है ना। और यहां पर हमें अल्फा क्या है, मैंने सर अल्फा निकाल लेंगे, तो मैंने कहा सर अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी फॉर स्टॉक अग्रेसिव 2, एंड सिमिलरली दोनों के केस में हम यहां पर अल्फा अल्फा कैंसिल करके बीटा की वैल्यू 0.5 निकालेंगे, आंसर दोनों से ही सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम प्रेफर कर सकते हैं ये वाला मेथड इन ऑर्डर टू शो अ डिटेल्ड कैलकुलेशन, एंड ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली यू कैन चेक योर आंसर विद दिस लॉजिक ऑल्सो, ठीक है ना। तो एग्जाम में हमें प्रेजेंट करने के लिए ये वाला मेथड यूज करना है, और अपने आंसर्स को चेक करने के लिए हमें ये वाला लॉजिक अप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, मैंने सर हमसे पूछा गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। तो आइए मैंने सर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है सर। अगर आरएम के होने की पॉसिबिलिटी 0.5 है 10.5 पे और 37.5 पे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अग्रेसिव स्टॉक और डिफेंसिव स्टॉक में जो हमारे पास रिटर्न्स गिवन थे दैट इज 60 एंड 6 के होने की प्रोबेबिलिटी भी तो 0.5 होगी, ठीक है ना। तो हम कैसे बिना आरएफ के यूज किए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं ये हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट आरएफ उसको नहीं यूज करा है इन द पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। और अगर आपने गलती कर दी तो यहां पर आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारा 33 एंड 20.25, ठीक है। चलिए सर अब हमें थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या था, मैंने कहा सर एसएमएल लाइन देनी है, हमें इक्वेशन देनी है एसएमएल की, ठीक है ना। तो आइए फटाफट से चलते हैं। तो मैंने सर हमारी एसएमएल की इक्वेशन होती क्या है, तो मैंने सर एसएमएल की इक्वेशन हमारी होती है दैट इज आरएफ प्लस बीटा इंटू व्हाट द मार्केट रिस्क प्रीमियम। और मार्केट रिस्क प्रीमियम हम निकाल सकते हैं कैसे, मैंने सर हमने निकाला है 24 दैट इज हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो आया है, माइनस द आरएफ रेट जो हमको थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर गिवन है दैट इज 12.75, ठीक है ना। और इससे हमारा ये आ जाएगा एसएमएल की इक्वेशन, ठीक है। चलिए सर इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, मैंने सर अल्फा ऑफ द 2 स्टॉक। अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है सर, अल्फा निकालने के लिए हम फिर से वही इक्वेशन ले सकते हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लाइन में ली, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आरएम। अब यहां पर हमें बीटा की इंफॉर्मेशन हमें पता ही है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है, आरएम पता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है। कैसे, मैं सर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने अपने रिक्वायरमेंट नंबर 2 में निकाला है, बीटा हमने अपने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में निकाला, तो इन दोनों को यूज करते हुए हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब सर ये अल्फा कभी भी आरएफ नहीं होता है, ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक लाइन को डिस्कस करते हुए ऑलरेडी समझा हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी हैं और इस एमटीपी का ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम टॉप से इसको रैंक करें तो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अपने फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट। आइए मैंने कहा सर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं सर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बातें गिवन है। तो मैंने सर आइए, अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैज टेकन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन ऑफ ₹40 lakhs on 1st April 2012,
ठीक है ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन इज 8.5% interest to be paid every year on 31st March and the duration of the loan is 4 years. ठीक है। In the month of October 2012, the Central Bank releases following projections about the interest rates likely to prevail in the future. तो फ्यूचर में क्या क्या इंटरेस्ट रेट होने वाले हैं इस बात के बारे में सेंट्रल बैंक ने कुछ प्रोजेक्शन दिया है। 13, 14, 15, 16 दैट इज नेक्स्ट 4 ईयर्स के बारे में हमको यहां पर बातें गिवन है। और हमने शुरू कहां से किया है अपना लोन 2012 से। इसका मतलब पहला इंटरेस्ट पेमेंट हम करने वाले हैं ऑन दिस डेट, सेकंड यहां पर, थर्ड यहां पर और फोर्थ यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो लोन लाइबिलिटी है उस पे जो इंटरेस्ट है वो 8.5 से होनी तो शुरू है, बट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सारे के सारे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एज पर द प्रोजेक्शन, और इस बात का डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, क्या करना है हमें सर, हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट में एडवाइस करना है। क्या करना है? एडवाइस हाउ बोरोवर कैन हेज द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ expected rise in the rate of interest when he is interested in pegging his interest cost at 8.5% and if option on interest rate is available at 0.75%, ठीक है ना। आइए, तो मैंने सर हमें रेट कितने पे गिवन है? 0.75% पर एनम पे गिवन है ऑप्शन, ठीक है ना। अब मैंने सर ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर ऑप्शन हमें चूज करना है फॉर इंटरेस्ट रेट नॉट गोइंग मोर देन 8.5, हमें इस लाइबिलिटी पे फिक्स करना है, तो उसके लिए हम हमेशा कैप ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। और यही एडवाइस हमें करनी है, तो आइए एडवाइस कर देते हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर जहां पर हमें सिर्फ एडवाइस करनी है, यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। सो इन्होंने लिखा कि एज द बोरोवर डज नॉट वांट टू पे मोर देन 8.5% पर एनम ऑन दिस लोन, देयरफॉर क्या कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट रेट कैप्स बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। नोशनल प्रिंसिपल हमारा वही होगा जो हमारा लोन है, एक्चुअल लोन, जिसमें स्ट्राइक रेट होगा 8.5 और इसके ऊपर जाने की वजह से जो डिफरेंस होगा वो नोशनल प्रिंसिपल पर हमें सेटल किया जाएगा, दैट इज हमें रिसीव होगा, ठीक है ना। चलिए सर, रेफरेंस रेट होगा जो भी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा उस लोन पर, क्योंकि हमने तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लिया था लोन, हमें इस बात को नहीं भूलना है कि सर हमें तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लिया है लोन। इसका मतलब जरूरी नहीं है 8.5 ही रहे, जब अगले साल 8.75 हो जाएगा तो हमें 8.75 पे ही देना पड़ेगा, और इसी को हेज करने के लिए हमने कैप ले लिया है। तो जैसे ही 8.5 से बढ़कर 8.75 होगा तो 0.25% ऑन द नोशनल प्रिंसिपल फॉर द इंटायर ईयर हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, इसके बाद कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट डेट 31st ऑफ एवरी ईयर, ठीक है ना। चलिए सर, ड्यूरेशन ऑफ द कैप सर 4 साल के लिए, तो 4 साल तक हर साल हम लोग बेट लगाए हैं कि सर इंटरेस्ट रेट 8.5 से ऊपर जाएगा तो हम जीतेंगे बेट, और अगर नीचे जाएगा तो हम बेट हार जाएंगे, ठीक है ना। और याद रहे सर, ऑप्शंस में हारने पर हमें कुछ नहीं देना होता है, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद हमने प्रीमियम क्या किया है, नेगोशिएबल बिटवीन द पार्टीज। कौन सी पार्टीज? मैंने कहा सर ये ओटीसी डेरिवेटिव है, तो हमें जिस अथॉरिटी से हम उस बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं उन दोनों के बीच में हमें इस बात को डिस्कस करना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां हमारा एडवाइस हो चुका है खत्म। अब देखते हैं कि सर हमें क्या बातें करनी है। मैंने कहा सर, अज्यूम दैट द प्रीमियम नेगोशिएटेड बाय बोथ द पार्टीज एट द अबव मेंशन्ड रेट व्हिच इज टू बी पेड ऑन अपफ्रंट बेसिस एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स हैपेंस टू बी एज फॉलोस। तो पहले साल में जो रेट निकल कर आया वो आया 10.2, ठीक है ना। तो इसका मतलब 10.2 माइनस 8.5 हमें मिलेगा, ठीक सर। क्योंकि मैं यहां पे शर्त जीता, क्या यहां पे मैं शर्त जीता? मैंने कहा हाँ जी सर। क्या यहां जीता? मैंने कहा हाँ जी सर। क्या यहां शर्त जीता? मैंने कहा नहीं सर। तो क्या मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा कि लैप्स कर दूंगा? मैंने कहा सर लैप्स कर दूंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए क्या किया हुआ है, प्रीमियम पे किया हुआ है, और प्रीमियम कितना है? 0.75%, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? मैंने सर ये हमें दिखाना है, तो आइए। तो मैंने कहा सर यहां पर हम लोगों ने बोला कि टू इवैल्यूएट द पोजीशन ऑफ द बोरोअर ऑन रिस्पेक्टिव डेट्स वी शैल कंप्यूट द इंटरेस्ट रेट कॉस्ट एज फॉलोस। तो 10.2 पे हमने एक्सरसाइज किया अपना ऑप्शन यस, 11.5 पे किया, 9.5 पे किया, बट 8.25 होने की वजह से हमने कहा कि सर मार्केट में जो इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है वो 8.5 से नीचे ही है, और हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही देंगे अपना
ब्याज, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अपने ऑप्शन को लैप्स होने के लिए छोड़ दिया है और कॉम्पनसेशन हमें यहाँ पर 1.7% मिलेगा ऑन द नोशनल प्रिंसिपल। सर यहाँ पर 3%, यहाँ पे 0.75% ऑन द नोशनल प्रिंसिपल, यहाँ पर कुछ नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर देना ही क्या है 8.25, ठीक है ना। अच्छा सर हमें बस इतना बताना है कि प्रीमियम की कॉस्ट क्या होगी। तो प्रीमियम की कॉस्ट हमें दिया हुआ था 0.75%, तो आइए निकाल लेते हैं। तो 40 लाख के ऊपर 0.75% कितना आ रहा है 30,000, दैट इज 40 लाख का 0.75% दैट इज टू बी ₹30,000, ठीक है ना। तो यहां पर एक और एरर है, 30,000 होना चाहिए था। तो 30,000 रुपए देकर हम इंश्योर कर पाएंगे कि आने वाले 4 सालों में हमने कभी भी अपना जो इंटरेस्ट है वो 8.5% से ज्यादा नहीं दिया है। जब मार्केट फेवरेबल हुई तो हमने मार्केट के हिसाब से ही प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पर अपना इंटरेस्ट पे किया, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। आप फटाफट से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को एक बार एनालाइज कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, सर MTP 1 को कंप्लीट करने के बाद अब हम करने जा रहे हैं अपने MTP 2 को, ठीक है ना। और MTP 2 में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें जरूर से देख के जाने ही हैं बिफोर एग्जामिनेशन, आइए उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए फटाफट से रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है सर, लिखा है VK लिमिटेड is an Indian company which is planning to set up manufacturing plant through its subsidiary in the small country Farland, ठीक है ना। तो फारलैंड के अंदर हम लोग अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करने जा रहे हैं, क्या सेटअप, इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड कंपटीशन फ्रॉम अदर MNCs। द करेंसी ऑफ फारलैंड इज फैरो, दैट इज FR से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस पर्टिकुलर करेंसी को। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा FR 80 मिलियन का, ठीक है ना, इन द प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिक्वायर्ड। इन एडिशन टू दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो देयर, कितने का, मैंने कहा सर FR 6 मिलियन का। इसके बाद वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड विच शैल बी फाइनेंस्ड थ्रू अ लोन फ्रॉम द लोकल बैंक ऑफ फारलैंड, तो वहीं से हम लोग इसको प्रोक्योर करने वाले हैं एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है ना। चलिए सर, द वर्किंग कैपिटल शैल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन से हमारा हर साल का जो वर्किंग कैपिटल है वो वेरिएबल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही मार्क कर लेते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद हमने कहा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ 5 years द सब्सिडरी वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ फारलैंड एट अ प्राइस ऑफ व्हाट, FR 2 मिलियन, ठीक है ना। चलिए तो मैंने सर जो सब्सिडरी है उसको 2 मिलियन पे हम लोग क्या कर लेंगे, मैंने कहा सर हम लोग टेक ओवर कर लेंगे, कौन, मैंने सर गवर्नमेंट ऑफ फारलैंड ले लेगी। द पार्ट ऑफ प्रोसीड्स वुड बी यूज्ड टू पे ऑफ द बैंक लोन, इससे हम क्या करेंगे, मैंने कहा सर अपना जो भी हमने अपने प्रोसीड्स मिलेंगे उससे हम अपना बैंक लोन पहले तो चुका देंगे, ठीक है ना। आइए सर, इसके बाद इन्होंने कहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सब्सिडरी शैल प्रोड्यूस नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस of FR 30 मिलियन पर ईयर एट द करंट प्राइस लेवल, दैट मीन्स ये रियल कैश फ्लोज हमको गिवन है। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो करंट लेवल पे हमें रियल कैश फ्लोज गिवन होते हैं और हमें इन्फ्लेशन का ध्यान यहां पर देना होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। ओवर द 5 year पीरियड बिफोर अलाउिंग फॉर फारलैंड इन्फ्लेशन ऑफ 8% पर ईयर, इसका मतलब ये बात और ज्यादा क्लियर हो गई कि ये जो कैश फ्लोज हमें 30 मिलियन का दिया हुआ है, इससे हमें क्या मिलने वाला है, मैंने कहा सर इससे हमें सिर्फ और सिर्फ रियल कैश फ्लोज मिलने वाले हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी विल बी चार्ज एट 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें थोड़ी सी सहूलियत दे दी है सर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आसान होता है। इसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिंग अप द सब्सिडरी VK लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू लूज आफ्टर टैक्स एक्सपोर्ट इनकम फ्रॉम फारलैंड INR 8 लाख रुपए का ईच ईयर, मतलब सर हम पहले एक्सपोर्ट करते थे फारलैंड में और अब हम वहां पर सब्सिडरी को सेटअप करके वहां पर ही प्रोडक्शन प्लांट लगा देंगे, तो वहां की ही इनकम है कितनी, 30 मिलियन पर ईयर, और इससे हमको जो एक्सपोर्ट इनकम मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा सर ये हमारा एक रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसके आगे इन द करंट प्राइस टर्म्स, ये भी रियल कैश फ्लो टर्म्स में ही हमको गिवन है, बिफोर अलाउिंग फॉर इंडिया इन्फ्लेशन ऑफ 3%, तो इंडिया में इन्फ्लेशन है 3% का। प्रॉफिट्स इन द फारलैंड आर टैक्स्ड एट
₹20% आफ्टर अलाउिंग डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन। ठीक है ना, तो मैंने कहा सर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो 20% पे टैक्स चार्ज किया जाएगा बिना इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को इंक्लूड करे कि आफ्टर। मैंने कहा सर यहां पर हमें आफ्टर का वर्ड बिल्कुल ध्यान रखना है कि सर इंटरेस्ट को निकालने के बाद और डेप्रीसिएशन को निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें 20% का टैक्स लगाना है। ठीक है ना, चलिए इसके आगे मैं सर आफ्टर ऑल टैक्स cash profits are remitted to India at the end of each year, Indian tax charges 30% of the tax rate on the profits earned, but due to the tax treaty between Farland and the India, the tax paid in Farland is allowed to be set off अगेंस्ट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी। इसका मतलब जो 20% का टैक्स हमने फारलैंड में पे किया था उसको हम रुपीज में कन्वर्ट करके उतना हम अलाउ कर लेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वही हमें पे करना होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। टैक्सेशन इज पेड इन द ईयर इन विच द लाइबिलिटी अराइजेस। तो मैंने कहा सर यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का कोई लोचा हमको नहीं गिवन है, जिस साल में टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसी साल में हमें पे भी करना है। वीके लिमिटेड रिक्वायर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू बी डिस्काउंटेड एट 12%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमको गिवन है और उसी के साथ साथ हमें इसका पीवी फैक्टर भी गिवन है। आगे चलते हैं। द करंट एक्सचेंज रेट इज FR 2.5 INR एंड द फैरो इज एक्सपेक्टेड टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट INR बाई 5% ईच ईयर। मतलब हर साल 5% से क्या होगा, मैंने कहा सर ये करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो डिप्रिशिएट करेगा। इसका मतलब सर अगर FR डिप्रिशिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है रुपी अप्रिशिएट होगा, और किसी भी एक्सपोर्टर के लिए या फॉरेन इनकम रिसीवेबल के एंटिटी के लिए ये हमेशा अच्छी बात होती है। ठीक है ना, चलिए तो मैंने सर एडवाइस शुड वीके अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट इन द फारलैंड और नॉट, फिगर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द थाउजेंड्स मल्टीपल एंड हमें सारी कैलकुलेशंस को राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, चलिए तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर ली हैं। ठीक है ना, आइए फटाफट से इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो हमें कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने होंगे। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम लोगों ने 30 मिलियन को 000 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो 30,000 पे ही हमें सारी कैलकुलेशन यहां पर करनी होगी। ठीक है ना, अब क्योंकि हमें सारी कैश फ्लोस रियल टर्म्स में गिवन थी और फारलैंड का इन्फ्लेशन 8% है, तो हमें यहां पर इन्फ्लेशन के साथ ही अपनी वैल्यूज को लिखना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 30,000 इंटू 1.08 जो आ जाएगा कितना, आइए देख लेते हैं, इंटू 1.08 दैट इज 32,400। अब इसमें हम फिर से 108 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34,992 आ जाएगा। फिर इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 तो आ जाएगा 37791। फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 तो मैंने कहा सर ये आ जाएगा 40815। एंड फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम इसमें 1.08 तो मैंने कहा सर ये आ जाएगा 44,080। ठीक है ना, चलिए राउंड ऑफ करना ही है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप 1.08 का स्क्वायर लें और फिर अपनी कैलकुलेशन लिखें, तो यहां पर अननेसेसरी आप अपने आप को बर्डन कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशंस। जब हम इस ईयर को बेस लेकर नेक्स्ट ईयर की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमें हमेशा शॉर्टकट तरीका ही अपनाना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। ठीक है ना, अब डेप्रीसिएशन तो मैंने सर 80 मिलियन का 20%, और अगर हमने यहाँ पे इसको थाउजेंड्स के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया है तो मैं सिंपली कह सकता हूं 80,000 का 20% आ जाएगा 16,000, और 16,000 डेप्रीसिएशन पे कोई भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आता है, तो 500 सालों में मैंने 16,000 लिख दिया है। इसके बाद इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट कितना था, तो मैंने कहा सर बड़ी सिंपल सी बात थी कि जो हमने 6 मिलियन वर्किंग कैपिटल का लोन लिया था एट 10%, तो 6,000 का 10% कितना आएगा, तो मैंने सर ये आ जाएगा 600। तो मैंने सर हमने अपने 600 दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट को यहां पर लिख लिया है, और ये मेरा पीबीटी आ जाएगा, और पीबीटी आ जाएगा मेरा दिस माइनस डेप्रीसिएशन एंड द इंटरेस्ट। तो 5 सालों का पीबीटी आने के बाद हमने 20% के बेसिस पर लगाना है टैक्स। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3160, 3678, 4238, 4843 एंड 5496। इसके बाद हमें पैट निकालना है और पैट में डेप्रीसिएशन को एड बैक करना है क्योंकि हमें सी फैट चाहिए होता है, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, और इसके बाद मेरा जो सी फैट आएगा वो आ रहा है 28,640 फॉर द फर्स्ट ईयर, 30,714 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 32,953 फॉर द थर्ड ईयर, 35,372 फॉर द फोर्थ एंड 37,984 फॉर द फिफ्थ ईयर।
ठीक है ना। चलिए सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 80 मिलियन था और वर्किंग कैपिटल में भी कितना था, 6 मिलियन। दोस्तों यहां पर हमको ध्यान रखना है कि सर हमने मार्क किया था कि इन्फ्लेशन से ये इंपैक्ट होने वाला है, तो जो जो इन्फ्लेशन से हमारा इंक्रीमेंट इन द वर्किंग कैपिटल आएगा वो हमें लेना होगा। दैट इज 6000 का 8% पहले साल में, फिर 8% का भी 8% अगले साल में। कैसे निकाला मैंने सर, 6000 का 8% निकाला मैंने 480, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया 1.08, तो ये आ जाएगा 518, ठीक है ना। 0.4 हम छोड़ देंगे क्योंकि वो 0.5 से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो मैंने कहा सर यहाँ पे लिख देते हैं 480 इंटू 1.08, ठीक है ना। अब 518 इंटू 1.08 फिर से कितना आ जाएगा ये, तो 518 इंटू 1.08, तो ये आ जाएगा 560। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने सर इंटू 1.08 से एंड सो ऑन हम लोग मल्टीप्लाई कर करके अपने सारे सालों का जितना भी वर्किंग कैपिटल था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है ना। अब मैंने सर जो भी लोन है उसको हमें पे ऑफ भी करना है। ये लिखा भी था कि जो जो प्रोसीड्स आएंगे इन्वेस्टमेंट से उससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा सर साल 5वें के अंत में हम अपना लोन पे ऑफ कर देंगे। तो लोन पे ऑफ हमने यहाँ पर कर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैंने कहा सर सेल ऑफ सब्सिडी के लिए हमें 2 मिलियन मिलेगा, ये भी हमने लिख लिया। तो हमने सारे अपने नेट कैश फ्लोज यहाँ पर लिख लिया, नेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने सर इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले हमें निकालना है एक्सचेंज रेट्स। और क्योंकि हमें पता है कि मैंने कहा सर हर साल ईच ईयर FR इज डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट रुपी बाय 5%, तो हम इस सिंपल लॉजिक को लगाकर क्या कर लेंगे, मैंने कहा सर अपना निकाल लेंगे फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स। सर यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आज 1 रुपए में 2.5 FR मिल रहा है और रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है और FR डिप्रिशिएट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट ईयर 1 रुपए में हमें ज्यादा FR मिलेगा। और ज्यादा करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा सर पहले साल का निकलेगा 2.5 इंटू 1.05 दैट इज 2.63, फिर अगेन 2.63 में 1.05 करके भी निकाल सकते हैं एंड 2.5 में 1.05 का स्क्वायर करके भी निकाला जा सकता है एंड सो ऑन। हम लोग अपने 5 साल के इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स निकाल लेंगे। अब इन कैश फ्लोज को जो कि FR में है, इनको इन एक्सचेंज रेट्स को यूज करते हुए हमें कन्वर्ट करना है इन रुपीस, क्योंकि हमें उसके ऊपर भी 30% का टैक्स देना है और उसमें से अलाउ करना है जो हमने टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है इन द FR, ठीक है ना। तो उसको भी कन्वर्ट करना है और इन नेट कैश फ्लोज को भी हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आइए तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम PBT लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो 15,800, 18,392, 21,191, 24,215 एंड 27,480 के जो हमारे PBT आ रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने कहा 10% का टैक्स लगाते हैं। कैसे, मैंने सर हमारा 30% माइनस 20%, तो हमारे को इफेक्टिव टैक्स कितना पड़ेगा 10% का। तो ये हमने खत्म कर दिया। सर ये एक्सचेंज रेट आ गया और टैक्स इन इंडिया कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 601, 666, 733, 797 और 861। सर क्या मैं कह सकता हूं कि ये इंक्रीमेंटल टैक्स है जो हमें पे करना होगा, ठीक है ना। सर एक तो तरीका था कि हम क्या करते, मैंने सर इन सारे कैश फ्लोज को हम लोग कन्वर्ट करते पहले रुपीज में, फिर इसमें 20% ऑफ द टैक्स पेड इन FR हम उसको कन्वर्ट करते रुपीज में, उसको ऐड बैक करते और 30% माइनस करते, तो वो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन बनती। इसका सब्स्टिट्यूट हमने क्या निकाला, मैंने कहा सर हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया यहाँ पर, इंक्रीमेंटल टैक्स जो हमने पे किया है इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है ना, और इसी को हम माइनस कर देंगे। तो आइए मैंने कहा देखिए सर कैसे किया हमने, यहाँ पर हमने अपने नेट कैश फ्लोज को पहले एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर दिया और जितना भी हम लोगों ने कैश इन्वेस्ट किया था और कैश रिसीव किया इंडिया में, इसको निकाल लिया और इसमें से हमने अपना इंक्रीमेंटल टैक्स कर दिया है माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, 733, 797 एंड 861, ये सब माइनस करने के बाद मेरे पास नेट कैश फ्लोज इन रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना, इन रुपीज आ जाएगा। अब मैंने कहा सर जो हमें लॉस हुआ दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो भी क्योंकि रियल कैश फ्लो टर्म्स में गिवन था, इसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो मैंने सर वो था कितना, 8 lakhs, क्योंकि सारी फिगर्स हमने थाउजेंड्स में ली है, तो 800 इंटू 1.03 है ना, क्यों, क्योंकि सर
3% वॉज द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, 3% का इन्फ्लेशन रेट था। तो मैंने कहा सर इस इन्फ्लेशन रेट से हमें इस रियल कैश फ्लोज को क्या करना है, नॉमिनल में बदलना है। तो 824, 849, 874, 900 एंड 927 इसको हमने कर दिया माइनस, और फाइनली अब हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लोज आफ्टर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन रुपीस, और इसमें पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करके हमें एनपीवी निकालनी है। और क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो हमें इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल से करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है खत्म। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लीजिए एनालाइज। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पर 2-4 चीजें जो मैंने आपको क्वेश्चन में मार्क करवाई थी, आपको उनका ध्यान रखना है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, फटाफट से चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2B। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2B हमें देखना है, और आइए फटाफट से हम देखते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या बातें करनी है। तो मैंने कहा सर यहां पर हमें पढ़ने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑन जनवरी 1, 2013 एन इन्वेस्टर हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 5 शेयर्स गिवन एज फॉलोस। तो हमें ये 5 शेयर्स गिवन है जिनका प्राइस, जिसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं पोर्टफोलियो के अंदर, और उसका रिस्पेक्टिव बीटा भी हमको यहां पर गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द इन्वेस्टर इज 10.5% पर एनम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। दोस्तों, इससे ज्यादा आसान सीए फाइनल के लेवल पर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है सर, हमें तो पता ही है कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज ऑलवेज वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, मैंने कहा दिस इंटू दिस का टोटल लेना है, और इसी तरह सारे का टोटल लेकर हमें इस टोटल वैल्यू से इसको कर देना है डिवाइड, और हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए सर इसके बाद इन्होंने बोला है थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स बताइए फॉर फरवरी 2013। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। सर इसके रिगार्डिंग हमें कोई इंफॉर्मेशन भी तो देनी होनी चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है सर, इसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है। मैंने कहा नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर इससे पहले तो 2A गिवन है, और 2B का क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। चलिए आइए निकालते हैं। इसके बाद हमें यह भी बोला है द नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर को चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू हेज until February for his portfolio if the current value of the Nifty is 5900 and Nifty futures have a minimum traded lot requirement of 200 units. Assume that the futures being traded at their fair value. तो आपने जो fair value यहाँ पर निकाली उसी को यूज करना है आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने पड़ेंगे इस टोटल वैल्यू को हेज करने के लिए। ठीक है ना, चलिए मैंने कहा सर हमें हेज रेशियो का तो फॉर्मूला पता ही है ना, हेज रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है। तो सर हेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सर हेज रेशियो का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय द व्हाट। मैंने कहा सर फ्यूचर्स वैल्यू, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जिसमें 200 यूनिट आएंगे, है ना। हाँ सर, अच्छा आगे मैंने सर हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ ही डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो 2.6। ठीक है ना, चलिए ये भी हो गया। मैंने सर इसके बाद इन्होंने बोला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर टू बी ट्रीटेड एज 365, और हमें ln 1.105 की वैल्यू दी हुई है, और e रेज़ टू द पावर 0.015858 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना, तो अगर हमें log की वैल्यू चाहिए होगी तो हम उसको यूज कर लेंगे, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की वैल्यू चाहिए होगी तो उसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आइए मैंने कहा सर सबसे पहले हम अपने रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने प्राइस ऑफ द शेयर्स में मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स, और उसमें वेटेड एवरेज बीटा निकालना है। ठीक है ना, तो वेटेड एवरेज बीटा निकालना है, वेट्स निकाल लिया, या हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने वेट्स निकाला, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, वेट्स आ गया, इनटू किया बीटा से तो वेटेड एवरेज बीटा आ जाएगा, और इसका टोटल ले लेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस 0.849 इज व्हाट माय बीटा पोर्टफोलियो, और इसी को अपनी 4th रिक्वायरमेंट में हमें रिड्यूस करना है 2.6। ठीक है ना, जो कि हम बाद में देखेंगे कि कैसे करना है। आइए, तो मैंने सर यहां पर अपनी बात करने के बाद अब हमें सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाना है, और हमें अपने थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स को कैलकुलेट करना है, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें 10.5% क्वेश्चन में ही गिवन है। इसका मतलब यही हुआ कि सर फ्यूचर की वैल्यू होगी s इंटू ई रेज़ टू द पावर RT, है ना। अब सर ई
तो हमें पता है कि सर ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होता है। आर हमें पता है 10.5। सर टी क्या लें? तो मैंने कहा सर क्या हमें क्वेश्चन में कोई भी टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है क्या? मैंने सर टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है। मैंने सर यहां पर हमें बोला है कि फरवरी के फ्यूचर्स हैं और हम आज खड़े हैं जनवरी में। इसका मतलब कि फ्यूचर्स की एक्सपायरी 1 मंथ की है, तो हमें यहां पर 10.5% इंटू 1/12 करना होगा। तो ये देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 10.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रही है सर 0.875। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मैंने कहा सर क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैंने सर यहां पर हमने किया, तो मैंने सर क्योंकि हमें यहां पर क्वेश्चन में डेज का रेफरेंस गिवन था, 365, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर हमें एक और रेफरेंस मिल गया, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि सर यहां पर हमें मंथ्स के बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हमें अब कैलकुलेट करना होगा 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी, क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो मैंने सर 28 फरवरी तक कितने टोटल डेज निकल कर आएंगे, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने सर 30 डेज ऑफ जनवरी एंड 28 डेज ऑफ फरवरी, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 58। इसका मतलब सर जब आपने यहां पर 10.5 में मल्टीप्लाई किया था 1/12, तो यहां पर आपको 1/12 ना करके आपको करना है 58 डिवाइडेड बाय 365। मैंने कहा हाँ दोस्तों थैंक यू, आपने हमें ये बता दिया, वरना सर हो सकता था हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो 10.5 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, तब ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 1.66845, ठीक है ना। अब निकल कर ये आ रहा है। तो मैंने कहा आइए अब हम देखते हैं। तो मैंने कहा सर ये कितना आ रहा है? 0.1589, ठीक है ना। और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर अब सर हमें यह भी बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि करंट निफ्टी की वैल्यू है 5900। इसका मतलब है कि सर S0 हो गया मेरा 5900, तो फ्यूचर्स के कॉस्ट टू कैरी वाले मॉडल में हम ले लेंगे 5900। और यहां पर हमें क्या करना है? मैंने कहा सर आइए देखते हैं। तो मैंने सर तो अब सर हमने ये अपना प्रोराटा वाला इंटरेस्ट रेट निकाल लिया था, ठीक है ना। अब क्योंकि ये तो परसेंटेज में है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 0.0166849, ठीक है ना। इसका मतलब e रेज़ टू द पावर 0.0166849। अब क्या करना है? मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है, बस हमें 5900 में e रेज़ टू द पावर 0.0166849 की वैल्यू यहां पर हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। तो सर हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 5999.24। तो ये आ गई मेरी फ्यूचर्स की वैल्यू। अब थर्ड स्टेप में हमें बोला था कि कितने फ्यूचर्स लगेंगे, ठीक है ना, कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे अगर हमें पूरे के पूरे वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को हेज करना है। तो हेज रेशियो की बात करी थी हम लोगों ने। तो आइए मैंने सर हमारी वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू पोर्टफोलियो बीटा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सर एक फ्यूचर की वैल्यू ये है और इसमें 200 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो इंडेक्स में हमें पता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर को हमें लेना ही लेना होता है। तो हमने कहा सर जो भी मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू आ रही थी, कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू आ रही थी? 188,54,860 को मल्टीप्लाई किया हमने, कैलकुलेट जो हमने बीटा पोर्टफोलियो किया था उसको डिवाइड कर दिया 5994.28 से और डिवाइड कर दिया 200 से। तो हमारे पास कितने आ गए? 14 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, ठीक है ना। चलिए मैंने सर यहां तक हमारा तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है? मैंने सर अगर हमने फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें बोला गया है 0.849 से अपने बीटा को रिड्यूस करना है 0.6 तक, और तब बताइए कि कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे, तब कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लगने वाले हैं। तो मैंने सर ये भी बड़ा सिंपल है। आइए मैंने सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड, जिसमें पोर्टफोलियो की वैल्यू हमें पास ऑलरेडी है, डिफरेंस जितने से कम करना है। सर क्यों? मैंने सर सिंपल सी बात है, यहां पर हमने जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं इसको बाय किया होगा, और अगर हम बीटा के डिफरेंस दैट इज 0.849 एंड 0.6 के डिफरेंस में निकालने की कितने नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमें सेल करने होंगे, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो बीटा है ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसके डिफरेंस में डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्यूचर्स। तो 14 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पहले बाय किए और फिर 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने सेल कर दिए, तो मेरा ओवरऑल बीटा पोर्टफोलियो का रिड्यूस हो जाएगा 0.6 पे, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर ये एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इसकी वजह से इसको छोड़ के आ जाते हैं। हमें सिंपल सी बात समझनी है कि इस लेवल पर
पूरे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए हमने 14 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। अब सर अगर मुझे इस बीटा के पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली मुझे इसके ऑपोजिट एक्शन पे ही जाना पड़ेगा एंड आई हैव टू सेल सम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। और कितना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द बीटा पोर्टफोलियो, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको इसको जरूर से करके जाना ही जाना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। चलिए, और इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 का पार्ट ए। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। Messrs Strong and AMC has floated a dividend bonus plan on 1st April 2016 at a certain net asset value, ठीक है ना, जो कि हमें पता नहीं है क्योंकि इस बॉक्स में हम देख पा रहे हैं कि NAV की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। इसके बाद द फंड हैज अ रॉबस्ट ग्रोथ एंड हैज अ डिक्लेयर्ड बोनस ऑफ 1:5, दैट इज हर 5 NAV होल्डर को एक बोनस यूनिट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस तारीख को, मैंने कहा सर 30 सितंबर 2017 को। एंड एक और बोनस हमको गिवन है सर ऑन विच डेट, 30 सितंबर 2019 को, दैट इज इन द मिडल ऑफ द ईयर, ठीक है ना। कितना, 4 यूनिट होने पर जिसके पास भी 4 यूनिट होंगे इस तारीख को, उसको एक बोनस यूनिट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब द फंड एज ऑन 31 मार्च 2021 हैज जनरेटेड एन एवरेज यील्ड ऑफ 17.5%। इसका मतलब है कि सर अगर हम यहां से यहां तक का एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करें तो इसने हमें 17.5% निकालकर रिटर्न दिया है ना। हाँ सर, अब सर मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16 lakhs इन द प्लान बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट बोनस एंड रिमेन इन्वेस्टेड देयर आफ्टर। इसका मतलब सर 2017 से पहले जब पहला बोनस दिया गया है उससे पहले मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक ने 16 लाख रुपए इस फंड में लगाए हैं और तब से लेके 2021 तक ये व्यक्ति इन्वेस्टेड ही रहा, इसने अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं किया है। You are required to advise Mr. Optimistic the opening NAV which is required by him to calculate the capital appreciation। कितना कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है ये आपको बताने के लिए आपको 1 अप्रैल 2016 पे NAV को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपको 31 मार्च 2021 में NAV क्या है ये आपको दी हुई है, दैट इज 100, और हमें कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इनिशियल NAV पता लगानी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड है, सिर्फ आपको बातों को ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू गिवन है। चलिए, तो मैंने कहा सर सबसे पहले हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन में देखते हैं कि सर कैलकुलेशन कैसे की गई है। सर ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हमें 2021 से बैक कैलकुलेशन है 2016 में, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर अगर आज 16 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए हैं तो 5 साल में उसको 16 लाख रुपए पर कितना रिटर्न मिला है, तो मैंने सर 17.5 हमें एनुअल रिटर्न गिवन था, एवरेज यील्ड गिवन थी, ठीक है ना, हर साल में। तो ये रिटर्न हमने 5 साल के लिए कमाया होगा, तो मैंने टोटल रिटर्न निकाला, कितना हो गया ये, मैंने सर 14 लाख। तो मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 31 मार्च के दिन कितनी हो गई, 30 लाख। और अगर उस तारीख को मेरे NAV की वैल्यू 100 है तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट होने चाहिए, 30,000 यूनिट होने चाहिए। अब सर 2019 में हमें हर 4 पे 1 यूनिट का बोनस मिला, तो अगर मैं कहूं इंटू x इक्वल्स टू x प्लस 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 30,000, तो क्या यहां पे मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? मैंने कहा सर बिल्कुल कर सकते हैं। आइए, मैंने कहा सर हम कह सकते हैं 1.25 x इक्वल्स टू 30,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये आ जाएगा 24,000। लीजिए सर, बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया कि सेकंड बोनस से पहले हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे, ठीक है ना। अब सेम तरीके से 2017 में हम लोगों को हर 5 यूनिट पर कितने मिले, मैंने कहा सर 1, तो मैंने कहा सर यहां पर अब सिंपल सा रिवीजन करना है अपनी कैलकुलेशन में। यहां पर हो जाएगा 24,000 और यहां पर 1/4 की जगह हो जाएगा कितना, 1.5, ठीक है ना। तो मैंने सर 24,000 डिवाइडेड बाय 1.2 आ जाएगा 20,000, तो मैंने कहा सर मेरे पास 2017 से पहले कितने यूनिट्स थे, 20,000, ठीक है ना। और अगर मैंने 16 लाख रुपए लगाए हैं और मेरे पास 20,000 यूनिट थे तो मेरी NAV की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपीज पर यूनिट। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए आपको मिल जाएंगे फ्री के 8 नंबर,
ठीक है ना। चलिए सर, यहां पर इन्होंने ये क्या किया है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लेमैन तरीके से भी इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जितना रॉ रखेंगे अपनी कैलकुलेशन उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए सर, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है कंप्लीट। आइए फटाफट से आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है यहाँ पर सर, यहाँ पर ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ ए लिमिटेड विच इज करंटली प्राइस एट 1060 पर बॉन्ड। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस है 53 रुपीज, कन्वर्जन प्रीमियम है 10.41667%, परसेंटेज ऑफ डाउन रिस्क विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज हाउ मच 12.766%। दोस्तों, एक सिमिलर क्वेश्चन हमारे एमटीपी सीरीज 1 में भी दिया हुआ था। क्योंकि मुझे इसको यहां पर कवर करना था इसलिए मैंने वहां पर इसको नहीं किया है, और क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स लगेंगे कन्वर्जन में अगर ये बॉन्ड कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर्स में, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या होगा और वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड क्या होगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर 3 फॉर्मूले और तीनों फॉर्मूले में मिसिंग फिगर को हमें कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। चलिए आइए, तो हमने कहा सर हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन नंबर 4A, जिसमें कन्वर्जन पैरिटी प्राइस इक्वल्स टू बॉन्ड प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि आज के बॉन्ड प्राइस के बराबर होना चाहिए मेरा कन्वर्जन वैल्यू। और कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन इनटू कन्वर्जन प्राइस, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है सर। तरीके से ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, बट क्योंकि हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है पैरिटी प्राइस। नहीं सर, पैरिटी प्राइस तो गिवन है, हमें निकालने हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कन्वर्ट अगर एक बॉन्ड कन्वर्ट होता है तो मैंने कहा सर इस फॉर्मूले को यूज करके हमने सबसे पहला निकाल लिया है कि हर बॉन्ड 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये कन्वर्जन पैरिटी प्राइस है इसका मतलब ये है कि बॉन्ड का प्राइस जो 1060 होगा वो बराबर होगा इस कन्वर्जन वैल्यू के, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर इसी के साथ हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, मैंने सर क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं। मैंने कहा सर क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने की, ठीक है ना। चलिए, तो आइए, मैंने कहा सर अगर हमें करंट मार्केट प्राइस शेयर निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन प्रीमियम हमको गिवन है, ठीक है। अब मैंने सर मार्केट प्राइस बॉन्ड और कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को डिवाइड करना है हमें कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड से। यहां पर हमें अगर हम इसको x ले लेते तो हमें इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी कितनी 960। और मैंने कहा सर अगर हर एक बॉन्ड 20 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरी कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या हो जाएगी सर 48 रुपीज पर शेयर, ठीक है ना। कितना ही ज्यादा आसान हो सकता है कुछ, ठीक है ना। बट क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन, इसलिए बच्चे ज्यादातर इसको छोड़ देते हैं और ये फ्री के नंबर हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो आइए, मैंने स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड में हमें सिंपली परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। और यहाँ पर स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड ही तो कैलकुलेट करना है, तो मैंने सर हमने सर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल लिया है इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, दैट इज 940 रुपीज पर बॉन्ड, ठीक है ना। और इसको करके हमको 6 नंबर्स फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा हमने सिर्फ 3 फॉर्मूले यहाँ पर लगाए हैं जो कि स्टैटिक फॉर्मूले हैं कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के केस में, ठीक है ना। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड के केस में 3 ही फॉर्मूले हैं ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर में भी हमने ये 3 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है ना। तो उसमें मिसिंग फिगर हमें बस कैलकुलेट करनी थी, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता खत्म। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 4 का बी पार्ट, ठीक है ना। चलिए, क्या लिखा है इस क्वेश्चन को में हम इसको पहले पढ़ेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम अपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिवाइस करेंगे। एक्सपी फार्मा लिमिटेड हैज अक्वायर्ड एन एक्सपोर्टर ऑर्डर फॉर ₹10 million फॉर formulations to a European company. Company has also planned to import bulk drugs worth 5 million from a company in the UK. इसका मतलब सिंपल सी बात इतनी कि एक जन से पैसा आना है, एक जन से पैसा जाएगा, ठीक है ना। एक जन को पैसा जाएगा, यूके में पैसा जाएगा और यूरोप से पैसा आएगा, ठीक है ना। हम कौन है, मेरे सर हम हैं एक्सपी फार्मा लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए, इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स विल बी रियलाइज्ड इन 3 months फ्रॉम नाउ एंड द पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स विल बी ड्यू आफ्टर 6 months फ्रॉम नाउ। इसका मतलब सिंपल सी बात ये कि ये पैसा आने वाला है 3 महीने में और ये पैसा जो जाने वाला है वो 6 महीने बाद जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर नेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, द इनवॉइसिंग ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कैन बी डन इन many currency, that is dollar, euro, pounds, etc. Sterling at company's choice। इसका मतलब है कि हमें अपनी feasibility को देखते हुए इस बात को डिसाइड करना है कि हम यूरोपियन कंपनी को किस में बिल करें और पाउंड वाली करेंसी जो हमें पे करनी है और जो यूके वाली कंपनी है जिसको हमें इंपोर्ट का पैसा देना है 5 million रुपीस, उसको किस करेंसी में हमें इनवॉइस करना चाहिए। अब फॉलोइंग मार्केट कोड्स आर अवेलेबल। क्या क्या कोड्स अवेलेबल हैं? तो मैंने सर हमें यहाँ पर स्पॉट रेट गिवन है, रुपी पर पाउंड, रुपी पर डॉलर, रुपी पर यूरो, और इसमें एनुअलाइज्ड प्रीमियम कितना कितना होगा ये भी हमको गिवन है। इसका मतलब डॉलर 7% से अप्रिशिएट होगा तो रुपी डिप्रिशिएट होगा, यूरो 6% से अप्रिशिएट होगा और लगभग 6% से ही डिप्रिशिएट होगा, पाउंड 5% से अप्रिशिएट होगा और लगभग 5% से ही रुपी डिप्रिशिएट भी होगा। एडवाइज एक्सपी फार्मा लिमिटेड अबाउट इनवॉइसिंग इन विच करेंसी दे शुड डू। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर बच्चे दिक्कत पा सकते हैं कि सर यहाँ इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करें। तो मैंने कहा आइए फटाफट से चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने कहा सर ये बात तो हमें पता है कि एक्सपोर्ट से पैसा आना है 10 मिलियन रुपीस। अब अगर हम ये कहें कि 3 महीने बाद जिस भी करेंसी में सबसे ज्यादा प्रोसीड्स आएगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और 5 मिलियन रुपीस जहां देना है तो तीनों करेंसी में जिसमें से सबसे कम आउटफ्लो होगा रुपीस का उसको ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सर इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने सर अगर हम स्पॉट रेट में इनवॉइस करते हैं तो क्या क्या होगा और 3 महीने बाद हम कंपेयर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर 3 महीने बाद रुपीस का इनफ्लो क्या आएगा ये देखना जरूरी है और इसी के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 3 मंथ्स निकालना जरूरी है। सर क्योंकि हमें यहाँ पर एनुअलाइज्ड प्रीमियम दिया हुआ है और हमें 3 महीने और 6 महीने की स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया हुआ है तो इस 7%, 6% और 5% को हमें कन्वर्ट करना होगा प्रोराटा। ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा सर 7% इंटू 3/12 को हम लिख सकते हैं 1/4। तो इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है 4 एंड देयरफॉर द रेट इज 68.27। और यहां हम देख पा रहे हैं कि सर जहां स्पॉट रेट में हमें ये मिलता अब हमें मिल रहा है ये वाला। ठीक है ना। सिमिलरली यूरोज में हमें आज मिलता ये वाला और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के बेसिस पर हमें मिलेगा ये। ठीक है ना। सर जहां पाउंड में हमें मिल रहा है ये, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के बेसिस पर हमें मिलने वाला है ये। मैंने कहा सर इस केस में हमने कहा कि सर सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, तो मैंने कहा सर सबसे ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि हो रहा है डॉलर्स में, सबसे ज्यादा हो रहा है डॉलर्स में। ठीक है ना। चलिए मैंने सर इसके आगे चलते हैं और देखते हैं सर आउटफ्लो के केस में क्या है। सर आउटफ्लो के केस में स्पॉट रेट के बेसिस पर हमें ये देना है और एक्सपेक्टेड रेट 6 महीने में दैट इज डिवाइडेड बाय 2 करके हमने जब एक्सपेक्टेड रेट्स निकाले और उसमें देख पा रहे हैं कि सर ये देना है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये देना है 6 महीने बाद और ये देना है 6 महीने बाद। इसमें सबसे लीस्ट कौन सा जा रहा है, तो लीस्ट जा रहा है पाउंड्स में। तो मैंने कहा सर डॉलर में हम इनवॉइस करेंगे टू द यूरोपियन कंपनी और यूके वाली कंपनी को हम करने वाले हैं पाउंड में, पाउंड में हम करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हो गया सर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है। चलिए, तो मैंने सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। हमें इनफ्लो सबसे ज्यादा मैक्सिमम चाहिए और आउटफ्लो सबसे ज्यादा हाईएस्ट चाहिए और यही तो हम पूरे फॉरेक्स के चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं और यही उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे पूछा है। सिर्फ एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनेट आपको करना ही करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट आपको यहाँ पर करना ही करना है। अगर आपने पूरा साल का कर दिया तो पूरा का पूरा मेहनत और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन है। आइए फटाफट से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5A पे। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5A आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें पोर्टफोलियो रिविजन या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट से डील करता है। क्या कह रहा है, इंदिरा हैज अ फंड ऑफ 3 lakhs
which he wants to invest in a share market with balancing target after every 10 days to start with for a period of 1 month from now. She has 3 close friends who have advised following different strategies: buy and hold, constant ratio and CPPI. Suppose she immediately starts investment in bonds, non-fluctuating and equity, and decides to rebalance her portfolio after each 10 days and to invest in Nifty as equity component changes in tandem with that of Nifty. Further, bond has no beta. इसका मतलब बॉन्ड में कोई भी रिस्क नहीं है with respect to the changes in the market. As on date, beginning of the month, Nifty is 5326 and minimum Nifty within a month can be most be 4793.40. If she chooses CPPI, she will use 2 as the multiplier. If she chooses constant ratio plan, she will maintain the ratio of 60:40 in equity and bonds. Further, portfolio will be rebalanced each time Nifty is changed by 5% as compared to the previous Nifty. आगे चलते हैं सर। इसके बाद इन्होंने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट पोर्टफोलियो पोजीशन फॉर इंदिरा अंडर ईच ऑफ द स्ट्रैटेजीज, जिसमें बाय एंड होल्ड में तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, बाकी जो भी कैलकुलेशन हमें करनी है वो हमें किस में करनी होगी, मैंने सर हमें CPPI में करनी होगी और हमें कांस्टेंट रेशियो वाले स्ट्रैटेजी में करनी होगी। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हैं सर। इसके बाद इन्होंने कहा कि highlight the course of action to be taken if in the coming month after a gap of 10 days Nifty happened 10 days later, first day of rebalancing Nifty falls to 5122.96 और 10 दिन के बाद अगर निफ्टी ऊपर बढ़ जाता है और 5539.04 हो जाता है, तो इन दोनों केसेस में आपको CPPI में क्या करना है और हमें कांस्टेंट रेशियो में क्या करना है यह आपको करके बताना है। आइए सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आइए फटाफट से देखते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें फ्री के 10 नंबर कैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा सर सबसे पहले हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में हमें बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में तो कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि इसका नाम ही है बाय एंड होल्ड, मतलब हम बाय करने के बाद भूल जाएंगे कि सर जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमें कोई भी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने की जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है ना। अब मैं सर यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है कि क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है कि हम यहां पर अपना कुछ पोर्शन बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, मैंने कहा सर आज ही इंदिरा ने बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया है, तो मैं सर अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्होंने बोला है कि 5326 से निफ्टी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा गिर के कितनी हो जाएगी, मैंने कहा सर 4793.40 हो जाएगी। और अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो से मिनिमम वैल्यू मेंटेन करके चलना है तो इस 5326 से 4793.4 कितना फॉल आएगा, इसका एक फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा और उतना वैल्यू हमें अपने बॉन्ड में क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर सबसे पहले हमने यही किया, मैंने सर हमने देखा कि इस वेरिएशन का परसेंटेज कितना है, तो मैंने कहा सर ये 10% निकल कर आ रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम 10% गिरेगा हमारा निफ्टी का वैल्यू, तो अगर गिरा तो फ्लोर वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, मैंने कहा सर 2,70,000। अब अंडर दिस स्ट्रैटेजी क्या करेंगे, मैंने कहा सर एक अमाउंट जो कि इक्वल टू फ्लोर वैल्यू होगी वो हम अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, तो इंदिरा विल इन्वेस्ट 2,70,000 इन द बॉन्ड्स एंड द रिमेनिंग विल बी इन द इक्विटी। तो 30,000 रुपए मैं क्या करूंगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। अब इस 30,000 से मेरी वैल्यू चेंज होनी शुरू होती रहेगी। मैंने कहा ठीक है सर हमें पता है कि 5326 से पहले केस में वैल्यू चला गया कहां से कहां, तो मैंने सर ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो पहले दिन ऑफ रीबैलेंसिंग में 5122.96 चला गया, तो यहां से चला गया 5122.96। तो मैंने कहा सर एक तरीका तो ये है कि आप परसेंटेज फॉल देखें और इस परसेंटेज को एडजस्ट कर दें अपने पोर्टफोलियो में। सिंपल तरीका क्या है, मैंने सर 30,000 का वैल्यू था 5326 पे, आज अगर इसकी वैल्यू ये है तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 28856 और इसमें 2,70,000 तो मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 298,856। ठीक है ना। अब सर क्वेश्चन में अगर आप ये बात मिस कर जा रहे हैं कि 10 डेज फर्दर है ये, दैट मीन्स दिस इज द नेक्स्ट सेकेंड रीबैलेंसिंग डेट, तो यहां आप मात खा जाएंगे। अगर आपने इसको अगर केस 2 ले लिया तो सर आप गड़बड़ कर देंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि 5122.96 से अब वैल्यू हो चुकी है 5539.04।
ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर 28856 की वैल्यू थी इस पे, और अब ये बढ़ गया है, तो मैंने सर मेरे इक्विटी की वैल्यू हो गई 31,200, 2,70,000 तो मेरा बॉन्ड का वैल्यू था ही, तो सेकेंड रीबैलेंसिंग डेट के बाद मेरा टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में कितना, 3,01,200। अब हम आते हैं अपनी सीपीपीआई में। सर सीपीपीआई में तो कुछ भी नहीं करना होता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का ही फॉर्मूला दिया हुआ है, मल्टीप्लायर इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, मैंने सर 60,000, ठीक है। तो 60,000 में इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी में, और 2,40,000 रुपए में इन्वेस्ट करूंगा किसमें, मैंने कहा सर बॉन्ड्स में, ठीक है ना। अब पहले दिन मैंने कहा सर पहली रीबैलेंसिंग, फर्स्ट रीबैलेंसिंग वाले दिन मेरा 60,000 रुपए का पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा, मैंने सर 57,113, और 2,40,000 तो मेरा रहेगा ही रहेगा, तो मैंने सर यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगी 297,713, ठीक है ना। अब सर यहाँ पर क्योंकि चेंज इन द इन्वेस्टमेंट आ गया है 3.81% से, तो मैंने कहा सर क्योंकि मुझे रीबैलेंसिंग करनी है कब, जब 5% से ज्यादा चेंज आएगा तभी मुझे रीबैलेंसिंग करनी है, तो यहां पर मैं कोई भी रीबैलेंसिंग नहीं करने वाला हूं। आई विल नॉट रीबैलेंस द पोर्टफोलियो, ठीक है ना, ऑन द फर्स्ट रीबैलेंसिंग डेट। अब मैंने सर इसके बाद जब दूसरा रीबैलेंसिंग डेट आएगा, सेकंड रीबैलेंसिंग डेट आएगा, तो यहां पर हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि मेरा कितना परसेंटेज चेंज आया है इन द पोर्टफोलियो वैल्यू, ठीक है ना। तो मैंने सर यहां पर मेरा चेंज आया है 8.12%, दैट इज मोर देन 5%, एंड क्योंकि ये मोर देन 5% है, तो यहां पर मुझे अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंज करना पड़ेगा कितना, मैंने सर 3,02,400 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने सर यहां पर मुझे कितना चेंज करना है, सर 5% से ज्यादा चेंज है, तो मैंने सर अब मैं अपनी वैल्यू को चेंज करूंगा, दैट इज पोर्टफोलियो वैल्यू है मेरी 3,02,400, फ्लोर वैल्यू अभी भी सेम ही रहने वाली है 2,70,000 इंटू 2, दैट इज अब मेरे पास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 64,800 का, और बैलेंस अमाउंट मेरा होना चाहिए इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड, ठीक है ना। तो 3,02,400 में अगर 64,800 में इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी आ जाएगी, 237,600, ठीक है ना। तो हो गया, सीपीपीआई भी हो गया। अब मैंने कहा सर अब हमें चलना है अपने कांस्टेंट रेशियो प्लान में, जहां पर हमें मेंटेन करना है 60-40 रेशियो, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर 60-40 रेशियो मेंटेन करना है, तो हम 3 लाख का 60% इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में और 1,20,000 इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स में। अब यहां पर भी हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज आया है इन द निफ्टी, क्योंकि ये 3.81 है, तो यहां पर कोई भी रीबैलेंसिंग नहीं रिक्वायर्ड है, बट क्योंकि दूसरी रीबैलेंसिंग में 5% से ज्यादा चेंज था, तो मैंने कहा सर अब मुझे यहां पर चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले अपने टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू चेक करूंगा, दैट इज 3,07,200, और इसका 60% मुझे कैलकुलेट करना होगा इक्विटी के लिए, और बाकी का बचा हुआ मुझे करना होगा इन द बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली काफी इजी है कांस्टेंट रेशियो प्लान देन सीपीपीआई, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि जो भी मेरा आफ्टर चेंज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो होगा, इसको हमें 60:40 के रेशियो में बांटना होगा, और जब हम देखेंगे कि सर 187,200 से 184,320 होना चाहिए मेरा वैल्यू, तो यहां पर मुझे अपना इक्विटी से पैसा निकाल कर बॉन्ड में शिफ्ट करना होगा, ठीक है ना। चलिए, और इसी के लिए हमें मुफ्त नंबर मिल जाएंगे 10 नंबर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था एमटीपी सीरीज का, वो भी हमने डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर से एग्जाम से पहले देख के जाइए, और आई होप कि इससे आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा ऑन द रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी के साथ आप देख लेंगे। With this, I hope you very best for the preparation of your CA Final November 2023 examinations. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।